मिलके बना है, तो होमोजीनियस वर्ड बोला गया है। फंडामेंटल है, मोस्टली इसी से प्लांट की मेन प्लांट बॉडी बनी हुई होती है। ब्रायोफाइटा में सबसे पहले यही मिला था। हम ये भी देख रहे हैं कि स्टार्टिंग से यही मिल रहा है, फंडामेंटल है, यूनिवर्सल है, सबसे प्रिमिटिव परमानेंट टिश्यू है कौन सा? पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा की सेल डिफरेंशिएट सेल हो जाती है, सेल डिवीजन को छोड़ देती है, जी नोड के अंदर चली जाती है। पेरेन्काइमा की सेल परमानेंट जी नोड के अंदर भी जा सकती है और टेम्परेरी भी जा सकती है। परमानेंट का मतलब है कि एक बार जी नोड के अंदर चली गई वापस सेल साइकिल में नहीं आएगी, और टेम्परेरी का मतलब है कि जी नोड में जाने के बाद जब जरूरत होगी तो वापस इस सेल साइकिल के अंदर एंटर कर जाएगी। क्लियर बेटा? अब बात करते हैं हम यहां से, तो हम बात कर रहे हैं मॉडिफिकेशन की। तो देखिए मेन काम पेरेन्काइमा का स्टोरेज ऑफ फूड है। मेन काम पेरेन्काइमा का स्टोरेज ऑफ फूड है। इसके अलावा थोड़ा बहुत अलग से काम करने लग जाए तो इसको बोलेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ पेरेन्काइमा। जैसे सबसे पहले बात करें तो प्रोजेन्काइमा की बात करें, हम आगे पढ़ेंगे रूट। हम आगे पढ़ेंगे रूट। अगर हम रूट की बात करें, अगर हम रूट की बात करें तो रूट के अंदर, डाइकोट रूट के अंदर हमें मिलेगी पेरिसाइकल, और डाइकोट रूट के अंदर जो पेरिसाइकल होती है वो बनी होती है पेरेन्काइमा की। ठीक है, और ये पेरेन्काइमा की जो बनी हुई है बिल्कुल ऐसे थोड़ा नीडल लाइक होती है और हार्ड होती है। इसकी सरफेस के अंदर एक्स्ट्रा डिपोजिशन हो जाता है, इसकी सरफेस में, इसकी वॉल में एक्स्ट्रा डिपोजिशन हो जाता है, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और सपोर्ट ज्यादा प्रोवाइड करने का काम करने लग जाती है। अरे समझ पा रहे हो? तो ऐसी पेरिसाइकल, मतलब ऐसी क्या नाम है, ऐसा पेरेन्काइमा जो एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो गया है, तो ऐसे पेरेन्काइमा को हम बोलेंगे प्रोजेन्काइमा। और ये हमें मिलता है पेरिसाइकल ऑफ रूट, और वो भी किसकी रूट में? डाइकोट की रूट में। तो इसने फूड स्टोरेज के अलावा क्या कर रहा है? सपोर्ट दे रहा है। सेकंड आता है एरेन्काइमा। अगर एरेन्काइमा की बात करें तो बहुत सारे ऐसे हाइड्रोफाइट्स प्लांट है, एक्वाटिक प्लांट्स है, जिनके अंदर पेरेन्काइमा मिलती है, और उन पेरेन्काइमा की वैक्यूल के अंदर एयर भरी हुई होती है। तो ऐसी पेरेन्काइमेटस सेल जिनके अंदर एयर फिल होती है, ऐसे पेरेन्काइमा को हम बोलते हैं एरेन्काइमा। ये उसको बायोन्सी प्रोवाइड करती है क्योंकि वो एक्वाटिक प्लांट है। तो बताइए जो काम था मेन वही कर रहा है, कुछ और मॉडिफिकेशन। अब आता है स्टिलेट पेरेन्काइमा। इसको समझे, याद कीजिए हमने बनाना की बातें की थी, याद है तुम्हें? बनाना की बातें की थी। अगर मैं तुमसे पूछूं बताइए बनाना के अंदर स्टेम अंडरग्राउंड या एरियल? आंसर दो रहे, सीधे 7 करोड़ पे निकाल लिए जाएंगे। तो अंडरग्राउंड स्टेम होता है। कौन कौन सा स्टेम होता है अंडरग्राउंड? एक तो सब एरियल और एक अंडरग्राउंड होता है। तो तुम बनाना के अंदर बात करोगे तो बनाना के अंदर 2 तरह के स्टेम मिलते हैं। एक तो मिलता है राइजोम, और एक मिला बहुत बढ़िया, एक मिलता है सकर। बहुत बढ़िया आंसर आया भाई, बहुत बढ़िया। बस फिर ऐसे चलते रहेंगे तो काम चल जाएगा। सकर और राइजोम दोनों ही स्टेम प्रेजेंट होते हैं बनाना के अंदर, और जो तुम्हें स्टेम जैसा ऊपर की तरफ जो दिखता है वो स्टेम नहीं है, वो स्टेम नहीं, वो तो बना हुआ है किससे? लीफ बेस से। किससे बना हुआ है? लीफ बेस से। और इसी स्टेम को हम बोलते हैं सूडो स्टेम। क्या बोलते हैं बेटा? सूडो स्टेम। सूडो स्टेम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये स्टेम नहीं, ये तो लीफ बेस है। यहां पहले जो लीफ थी तो लीफ तो नीचे गिर गई है, लेकिन अब कौन क्या बचा है? बेस। बेस बचा है। लीफ नीचे गिर गई है और क्या बचा है? बेस बचा है। लीफ नीचे गिर गई है और क्या बचा है? बेस बचा है। अब ये जो लीफ बेस होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, स्टिलेट होता है, ऐसा होता है। 5 स्टार शेप होता है, स्टिलेट होता है, हार्ड होता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और स्टार शेप होता है, तो इसको बोलते हैं स्टिलेट पेरेन्काइमा। क्या बोलते हैं? स्टिलेट पेरेन्काइमा।
अगर तुम इस स्टेम को, इस सूडो स्टेम को कट करोगे तो तुम्हें अंदर की तरफ तुम्हें ऐसा ही स्ट्रक्चर दिखने को मिलेगा स्टार से। तो जो एग्जैक्ट में स्टेम जैसा दिखता है वो स्टेम नहीं, वो तो बना है लीफ बेस से, उसको हम बोलते हैं स्टिलेट पेरेन्काइमा। सॉरी, स्टिलेट पेरेन्काइमा का मॉडिफिकेशन है जिसको हम सूडो स्टेम बोलते हैं। जो स्टेम होता है तो अंडरग्राउंड होता है, जो राइजोम होता है और सकर होता है, मेनली राइजोम होता है। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं क्लोरेन्काइमा। बहुत इजी है, तुम तो अच्छी तरह से जानते हो, तुम तो अच्छी तरह से जानते हो लीफ की सेल्स को हम क्या बोलते हैं। लीफ की सेल को हम क्या बोलते हैं? आंसर नहीं दिया तो क्लास से बाहर चले जाना चुपचाप उठ के। मीजोफिल सेल। क्या नाम देंगे बेटा? मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल। ये जो मीजोफिल सेल है ये पेरेन्काइमेटस सेल है। ऐसी पेरेन्काइमेटस सेल है जिनके अंदर प्रेजेंट है क्लोरोफिल, या सॉरी क्लोरोप्लास्ट, मतलब क्लोरोप्लास्ट है तो क्लोरोफिल तो होगा ही, क्लोरोप्लास्ट। ऐसी पेरेन्काइमेटस सेल है जिनके पास है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट है तो मतलब ये इसका काम फोटोसिंथेसिस। क्या है ये? फोटोसिंथेसिस। तो ऐसी पेरेन्काइमेटस सेल जिनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है वो फोटोसिंथेसिस करती है, ऐसी पेरेन्काइमेटस सेल को हम बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। तो मेसोफिल सेल इज एन एग्जांपल ऑफ द क्लोरेन्काइमा। Mesophyll cell, leaf cell is called mesophyll cell and mesophyll cell is an example of chlorenthyma, क्योंकि क्लोरेन्काइमा उन सेल को, उन पेरेन्काइमेटस सेल को मिलेंगे जिनके पास होता है क्या? क्लोरोप्लास्ट। तो पेरेन्काइमा cell with the chloroplast found in the mesophyll of the leaves and the perform of photosynthesis. क्लियर है? अब आते हैं म्यूसिलस पेरेन्काइमा। म्यूसिलस पेरेन्काइमा ऐसी पेरेन्काइमा जिनकी वैक्यूल के अंदर या जिनकी सेल के अंदर, ऐसी पेरेन्काइमेटस सेल जिनके अंदर म्यूसिलस मिलता है। अब म्यूसिलस क्यों मिल रहा है? देखिए म्यूसिलस जो होता है उसकी पावर होती है वाटर को होल्ड करने की, वाटर को होल्ड करने की। ठीक है, तो जो सेकुलेंट प्लांट होते हैं, सेकुलेंट जीरोफाइट, सेकुलेंट जीरोफाइट उनको बोलते हैं जिनका स्टेम या लीफ ऐसे प्लेसी हो जाती है, मोटी चिपचिपी, जिनके अंदर म्यूसिलस निकलता है। तो जीरोफाइट है तो वाटर का सेव करके रखना पड़ेगा, वाटर को बचाना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में क्या करता है वो? म्यूसिलस ज्यादा स्टोर करता है, तो ये म्यूसिलस वाटर को पकड़ के रखता है। धूप बाहर लाइट ज्यादा होने पर भी वो वाटर को छोड़ता नहीं है। तो म्यूसिलस पेरेन्काइमा हमें जनरली देखने को मिलेगा वहां जो जीरोफाइट सेकुलेंट प्लांट है, फ्लेसी जीरोफाइट प्लांट, जीरोफाइटिक प्लांट। हेलो ओपन फंक्शन स्टोरेज ऑफ वाटर, क्योंकि म्यूसिलस की पावर है वाटर को होल्ड करने की। क्लियर बेटा? चलिए अब बात करते हैं कोलेनकाइमा। पेरेन्काइमा भी लिविंग था और कोलेनकाइमा भी लिविंग था। पेरेन्काइमा में एक्स्ट्रा और डिपोजिशन होने लग जाता है, सेलोज, हेमिसेलोज, पैक्टिन का और एक्स्ट्रा डिपोजिशन होने लग जाता है। क्या डायग्राम ले गया? कौन सा डायग्राम ले गया? क्या हो गया सौम्या? पैलिसेड स्पॉन्जी कहां से आ गया बेटा? वो तो लीफ में आएगा। पैलिसेड स्पॉन्जी तो लीफ में आएगा बेटा। इधर देखिए कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा भी लिविंग हो, पेरेन्काइमा भी लिविंग है। पेरेन्काइमा के पास भी साइटोप्लाज्म था, कोलेनकाइमा के पास भी साइटोप्लाज्म होगा। पेरेन्काइमा के पास भी न्यूक्लियस है और कोलेनकाइमा के पास भी न्यूक्लियस है, तो दोनों लिविंग। पेरेन्काइमा ही के सेल के अंदर एक्स्ट्रा डिपोजिशन हो रहा है सेलोज, हेमिसेलोज और पैक्टिन का, मेनली पैक्टिन का। तो उन्हीं पेरेन्काइमेटस सेल को हम बोलने लग गए हैं कोलेनकाइमा। ठीक है, कोलेनकाइमा तो बना किससे? पेरेन्काइमा से ही बना है। कोलेनकाइमा लिविंग है, प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है तो लिविंग। अब ढंग से सुनना, अगर हम कोलेनकाइमा की बात करें तो इसके अंदर एक्स्ट्रा डिपोजिशन हुआ है पैक्टिन का। पैक्टिन हाइग्रोस्कोपिक नेचर का, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का मतलब होता है वाटर को एब्जॉर्ब करने की पावर।
तो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो थोड़ा वेट कंडीशन में रहेगा, वेट कंडीशन में रहेगा तो कैसा होगा, इलास्टिक होगा। अगर कोई जो बिल्कुल ड्राई होता है वो इलास्टिक नहीं होता, लेकिन जो वेट कंडीशन में है वो थोड़ा इलास्टिक होगा। तो मैकेनिकल सपोर्ट दे सकता है कोलेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा एक लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है। कोलेनकाइमा एक लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है। लिविंग भाई, लिविंग लिविंग वर्ड याद रखना, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। कोलेनकाइमा के अंदर क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है, तो ये फोटोसिंथेसिस करने की कैपेबिलिटी भी रखता है। तो मैकेनिकल सपोर्ट भी दे रहा है और फोटोसिंथेसिस करने का काम भी कर रहा है। कौन? कोलेनकाइमा। क्लियर है यहाँ तक? लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, लोकलाइज डिपोजिशन ऑफ पैक्टिन, सेलोज, हेमिसेलोज, लेकिन मेनली किसका? पैक्टिन का। याद रखना, मैं एनसीईआरटी लाइन है। अकर्स मेनली इन कॉर्नर्स, ठीक है, कॉर्नर में अरेंज हो जाता है, जैसे कॉर्नर दिख रहा है ना, वहां पर एक्स्ट्रा डिपोजिशन हो जाता है, इसलिए कोलेनकाइमा बोला है, कॉर्नर पर है। यूजली इंटरसेलुलर स्पेस आर एब्सेंट, क्योंकि इंटरसेलुलर स्पेस के आसपास तो डिपोजिशन हो ही गया। एसिमिलेट फूड व्हेन द कंटेन ए क्लोरोप्लास्ट, हम जानते हैं कोलेनकाइमा के अंदर क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट हो सकता है। तो मैकेनिकल सपोर्ट भी है और फोटोसिंथेसिस, ये दो काम होंगे। एक तो मैकेनिकल और एक बायोलॉजिकल, मतलब वाइटल फंक्शन हो गया कौन सा? फोटोसिंथेसिस करना। वाइटल मतलब नेसेसरी बायोलॉजिकल फंक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी शेप की। शेप बिल्कुल भी याद मत करना, सभी तरह का शेप होता है। अब आता है कोलेनकाइमा की अपीयरेंस। कोलेनकाइमा हमें कहाँ मिलेगा? देखिए, कोलेनकाइमा कहाँ मिलेगा वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जब हम सनफ्लावर पढ़ेंगे, तो हम जब सनफ्लावर का स्टेम देखेंगे, तो सनफ्लावर का जो स्टेम होता है उसकी एपिडर्मिस के नीचे, एक बेटा तो पहले में पढ़ाऊं तो डाउट मत पूछा करो यार ज्यादा। एसिमिलेट का मतलब होता है कि उसका यूज करना, बनाना, स्टोरेज करना नहीं होता एसिमिलेट का मतलब। एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस होती है और वो बनी होती है कोलेनकाइमा की। हम बात कर रहे हैं डाइकोट स्टेम की, और डाइकोट स्टेम ने हमने लिया है सनफ्लावर का स्टेम एनसीईआरटी में। तो यहां पर अगर तुम देखोगे तो यहां पर तुम देख पा रहे हो कि यहां पर जो हाइपोडर्मिस है, वो हाइपोडर्मिस बनी है सेल की, और कौन सी सेल की? कोलेनकाइमा के टिश्यू की सेल की। तो यहां पर कोलेनकाइमा की एक यूनिक, मतलब एक सिंगल मतलब लेयर है, बिल्कुल कंटिन्यू लेयर है, होमोजीनियस लेयर है। क्लियर बेटा? कोलेनकाइमा की इन सनफ्लावर के अंदर, क्योंकि एनसीईआरटी ने डाइकोट को सनफ्लावर से ही समझाया है। लेकिन जब हम कुकुरबिटेसी फैमिली पढ़ेंगे, सॉरी कुकुरबिटा का स्टेम पढ़ेंगे, किसका? कुकुरबिटा का स्टेम पढ़ेंगे, उसके अंदर हम देखेंगे ये एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस, इस एपिडर्मिस के नीचे यहां पर हाइपोडर्मिस का डिपोजिशन हो गया, यहां हाइपोडर्मिस का हो गया, यहां हाइपोडर्मिस, यहां हाइपोडर्मिस, यहां हाइपोडर्मिस। तो मुझे बताइए, ये हाइपोडर्मिस बनी है किसकी? कोलेनकाइमा की। ये हाइपोडर्मिस किसकी बनी है? कोलेनकाइमा की। तो बताइए क्या कोलेनकाइमा कंटिन्यू हो या पैसेज फॉर्म में? पैसेज फॉर्म में। डिसकंटिन्यू है, पैसेज फॉर्म में है, कंटिन्यू नहीं। तो ये दोनों एग्जांपल है, आगे फिर आएंगे, जो हमने बता दिया है, कंटिन्यू नहीं है। एंड द मार्जिन ऑफ लेमिना, हम जानते हैं कि अगर हम लीफ की बात करें, अगर हम लीफ की बात करें तो लीफ के अंदर तुम अच्छी तरह से जानते हो ये होती है पिटियोल। आराम से समझना, ये लीफ बेस, ये पिटियोल, और ये है लेमिना। अब देखिए हवाएं बहुत तेज चलती है तो ये लेमिना कट सकता है, इंसाइज हो सकता है, कट हो सकता है। तो इसका प्रोटेक्शन करने के लिए
इसका प्रोटेक्शन करने के लिए इसके मार्जिन पर होता है कोलेनकाइमा। और साथ में ये जो पिट्यूल है, इस पिट्यूल के अंदर भी प्रेजेंट होता है कोलेनकाइमा। तो पिट्यूल को, मेनली पिट्यूल की बात कर रहे हैं, अगर पिट्यूल की अगर हम बात करें तो पिट्यूल को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करने का काम, पिट्यूल को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करने का काम, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? कोलेनकाइमा। क्योंकि पिट्यूल बनाए किससे हैं? कोलेनकाइमा से। क्लियर बेटा यहाँ तक? और मार्जिन में भी क्या प्रेजेंट है? कोलेनकाइमा, ताकि ये लिप ज्यादा स्ट्रोंग हो, आसपास से कटे नहीं। चलिए, ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अभी भी तीनों लाइनों का मतलब समझिए। अब देखिए, अगर हम डाइकोट स्टेम की बात करें तो देखिए, नीम को देखिए, नीम प्लांट को देखिए, तुम नीम प्लांट को देखोगे तो स्टार्टिंग में नीम का प्लांट जो होता है ना, उसके अंदर होती है प्राइमरी ग्रोथ। कौन सी ग्रोथ? प्राइमरी ग्रोथ। नीम का जो प्लांट होता है उसके अंदर होती है कौन सी ग्रोथ? प्राइमरी ग्रोथ। ये नीम का प्लांट है, तुमने देखा होगा, बिल्कुल थिन सा स्टेम होता है, ठीक है, थिन सा स्टेम होता है, बिल्कुल पतला सा स्टेम होता है, थिन स्टेम होता है। स्टार्टिंग में तुम देखोगे नीम का प्लांट ऐसे ऐसे मूव करता है, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं, ऐसे मूव कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि इस स्टेम के में है कोलेनकाइमा। तो स्टार्टिंग में देखना स्टेम थोड़ा ग्रीन ग्रीन सा भी हो सकता है। अगर स्टार्टिंग नीम का जो स्टेम देखोगे तो ग्रीन ग्रीन सा हो सकता है, इलास्टिसिटी होती, फ्लेक्सिबिलिटी होती। लेकिन ये स्टेम जब इसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है, बहुत दिन हो गया है, तो इसका स्टेम बहुत मोटा हो जाता है, इसका स्टेम बहुत मोटा हो जाता है, इसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ हो गई, तो इसके स्टेम में अब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रही है। ये कैसा स्टेम हो गया है? वुडी स्टेम। सेकेंडरी ग्रोथ हो गई है, सेकेंडरी ग्रोथ हो गई है, आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ। मेरी बात समझ पा रहे हो तुम? तो स्टार्टिंग में जब कोई डाइकोट स्टेम होता है तो उसके स्टार्टिंग में तो कोलेनकाइमा मिलता है, लेकिन आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ कोलेनकाइमा खत्म हो चुका होता है, क्योंकि अब उसको कोई एक्स्ट्रा मैकेनिकल सपोर्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ही बहुत कुछ और भी बन गया है। तो जो वुडी एक्सिस होती है, वुडी स्टेम होते हैं, आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ कोलेनकाइमा नहीं मिलता। साथ में मोनोकोट स्टेम के अंदर भी कोलेनकाइमा नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि मोनोकोट के अंदर मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का काम वहां पहले से ही प्रेजेंट कोलेनकाइमा करता है। तो तुम वीट के प्लांट को लो और वीट के प्लांट को लेके इसको ऐसे कट तोड़ो तो टूट जाता है, क्योंकि वो कोलेनकाइमा है, वहां फ्लेक्सिबिलिटी कम है। लेकिन नीम की टहनी को लेके ऐसे करो तो बहुत देर तक नहीं टूटेगी, क्योंकि वहां कोलेनकाइमा है। तो मैं इतना कहना चाहता हूं, एनसीईआरटी इतना कहना चाहती है कि वुडी एक्सिस में कोलेनकाइमा नहीं होता, मोनोकोट के स्टेम में कोलेनकाइमा नहीं होता। क्लियर है यहाँ तक? और रूट में तो कोई एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी करने की क्या जरूरत है, तो वहां तो ऐसे ही नहीं होगा। तो इतना सा दिमाग में रखना, कोलेनकाइमा मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, जहां फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत नहीं है वहां कोलेनकाइमा की कोई जरूरत नहीं है। तो जहां फ्लेक्सिबिलिटी नहीं वहां कोलेनकाइमा नहीं, जहां कोलेनकाइमा नहीं मतलब कोलेनकाइमा एब्सेंट है। खत्म। अब आते हैं कोलेनकाइमा के फंक्शन। मेन फंक्शन है मैकेनिकल सपोर्ट, और साथ में ये फोटोसिंथेसिस भी करता है, तो ये इसका वाइटल फंक्शन भी हो गया। मैकेनिकल एज वेल एज बायोलॉजिकल या वाइटल फंक्शन। तो बताइए, मैकेनिकल के साथ फोटोसिंथेसिस करना एक बायोलॉजिकल वाइटल फंक्शन हुआ या नहीं हुआ? हो गया। तो ऐसे लिख रहे हैं एनसीईआरटी लाइन, समझना बेटा, स्टूडेंट का डाउट आता है। मैकेनिकल एज वेल एज बायोलॉजिकल वाइटल फंक्शन। इसी लाइन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मैकेनिकल एज वेल एज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, क्योंकि यहां बायोलॉजिकल वाइटल फंक्शन क्या है? फोटोसिंथेसिस। मैकेनिकल प्रोसेस में क्या? टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, बेंडिंग, स्विंगिंग,
अरे बात समझ पा रहे हो? मैकेनिकल सपोर्ट टू ग्रो पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज यंग स्टेम एंड पेटियोल लीफ। इसका मतलब समझिए, ये मैकेनिकल सपोर्ट उन्हीं को देगा जो यंग है या अभी बन ही रहे हैं, उन प्लांट को देगा। जैसे डाइकोट प्लांट अभी जर्मिनेट अच्छा बनने ही लगा है, प्राइमरी ग्रोथ हो रही है, उस टाइम कोलोनकाइमा मिलेगा, सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम नहीं मिलेगा, और पेटियोल के अंदर भी मिलेगा। ये क्लियर है बेटा? वाइटल फंक्शन मतलब बायोलॉजिकल फंक्शन, ये बोल ही रहा हूं ना, मैंने बताया क्वेश्चन आएगा, फिर भी बोल दिया, फिर भी आएगा। बाई डाइकोट स्टेम ग्रोथ कर रहा है तो स्टार्टिंग में ही कोलेनकाइमा मिलेगा, लेटर स्टेज के अंदर नहीं मिलेगा। जब सेकेंडरी ग्रोथ हो जाएगी उस टाइम उसमें कोलेनकाइमा नहीं मिलेगा। चलिए, सिंपल टिश्यू में लास्ट आता है स्क्लेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा भी लिविंग था और कोलेनकाइमा भी लिविंग है। कोलेनकाइमा लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है। स्क्लेरेनकाइमा के अंदर प्रोटोप्लास्ट खत्म हो चुका है। प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म खत्म हो चुका है, मतलब न्यूक्लियस भी खत्म हो चुका है। तो बताइए स्क्लेरेनकाइमा लिविंग या डेड? डेड हो गया। अब नॉन लिविंग मत बोलते ना भाई। हाँ, लिविंग, नॉन लिविंग और डेड। नॉन लिविंग और डेड क्या एक ही चीज है या अलग अलग है? नॉन लिविंग, डेड एक ही चीज है या अलग अलग है? अलग अलग है। नॉन लिविंग होता है जो कभी लिविंग था ही नहीं। हाँ, बस ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया ना? इसको नॉन लिविंग मत बोलना, डेड है। डेड है और मैकेनिकल सपोर्ट देगा। इसमें भी क्या होता है कि पेरेनकाइमा में एस्ट्रा डिपोजिशन होता जाता है, एस्ट्रा डिपोजिशन होता जाता है। लिग्निन का, सुबेरिन का या लिग्निन का, इनका डिपोजिशन होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है। मान लीजिए कोई सेल है, ये सेल है। अब इस सेल के अंदर लगातार लिग्निन का डिपोजिशन हो रहा है, लगातार इसके अंदर लिग्निन का डिपोजिशन होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। लिग्निन वो सब्सटेंसेज है जिससे जहां डिपोजिशन हो जाता है वहां वाटर परमेबल नहीं हो पाता। तो बताइए इस सेल के अंदर ना वाटर अंदर जा पा रहा है ना बाहर जा रहा है, मतलब कम्युनिकेशन ब्रेक हो चुका है। तो ये सेल क्या सर्वाइव कर सकती? क्या नहीं। धीरे 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 इसका साइटोप्लाज्म खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो सेल साइटोप्लाज्म खत्म तो सेल क्या हो गई? डेड। तो लिग्निन का डिपोजिशन होना मतलब लिग्निफाइड होने पर सेल, इसी को हम बोलते हैं स्क्लेरेनकाइमा। क्या बोलते हैं बेटा? स्क्लेरेनकाइमा। तो स्क्लेरेनकाइमा जो सेल्स होती है, स्क्लेरेनकाइमेटा जो सेल होती है वो विदाउट प्रोटोप्लास्ट होती है, विदाउट प्रोटोप्लाज्म होती है, विदाउट साइटोप्लाज्म होती है। क्लियर है? अब यहां पर एनसीईआरटी ने वर्ड यूज किया है विदाउट प्रोटोप्लाज्म। इसका मतलब समझिए, साइटोप्लाज्म नहीं होगा, न्यूक्लियस नहीं होगा, साथ में मेम्ब्रेन भी नहीं होगी, क्योंकि मेम्ब्रेन भी तो लिविंग है। जब साइटोप्लाज्म भी नहीं है तो मेम्ब्रेन भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, जितना भी लिविंग स्ट्रक्चर था वो सारा खत्म हो जाएगा। सिर्फ बचेगा सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर भी डिपोजिशन हो गया किसका? लिग्निन का। सेल वॉल तो ऐसे भी पहले से ही डेड थी, नो लिविंग थी। अरे बात समझ पा रहे हैं? अब बात करते हैं कहां मिलेगा ये हमें। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें देखने को मिलेगा ये डाइकोट स्टेम की पेरिसाइकल में, पैचेस के फॉर्म, पैचेस के फॉर्म में देखने को मिलेगा, और मोनोकोट की हाइपोडर्मिस के अंदर, स्टेम की हाइपोडर्मिस के अंदर। ये पूरा आगे आएगा, अभी रटना मत, आगे आएगा पूरा। ठीक है, फंक्शन की बात करें तो मेन फंक्शन इसका मैकेनिकल सपोर्ट देना, बिल्कुल मेन फंक्शन सपोर्ट देना है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी नहीं। सिर्फ मैकेनिकल, मैकेनिकल मतलब होता है कि बिल्कुल हार्ड देना, हार्ड इसको करना, बिल्कुल एक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, बिल्कुल सपोर्ट देना होता है। जैसे मान लो किसी को ऐसे 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 कर दो किसी को, तो ये इसके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, बस सपोर्ट दे रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी वाला सपोर्ट तो कोलन कायमा देगा। क्लियर बेटा आपको? तो देखिए, ये भी मैकेनिकल टिश्यू है और वो भी मैकेनिकल टिश्यू है, लेकिन वो लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है और ये डेड मैकेनिकल टिश्यू है। खत्म। अब एक क्वेश्चन आया है,
मतलब प्रोटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों एब्सेंट है। बेटा प्रोटोप्लाज्म तो हम पढ़ ही चुके हैं ना, मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म सबको मिला के प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। चलिए अब बात करते हैं स्क्लेरेंकाइमा की। तो स्क्लेरेंकाइमा के अंदर प्रेजेंट होते हैं पिट्स। अब पिट को समझ लीजिए ढंग से, मैं जैसे बोलूं बिल्कुल वैसे ही समझना है, और बिना आंखें इधर उधर किए हुए सिर्फ फोकस करना है इधर। ये तुमने दीवार में कलर किया, ये पीछे वाली वॉल दिखाई दे रही है, ऐसे दिख रही है, कलर कर दिया तुमने। ये मैंने एक दीवार बनाई और इसमें मैंने कलर कर दिया, ठीक है? इसमें कलर किया मैंने, ये कलर कर दिया, ये पूरी दीवार में कलर कर दिया, एसएन पेंट किया है। एसएन पेंट से भी कोई महंगा पेंट आता है क्या? एसएन पेंट कहाँ की कंपनी है? बस फालतू बातें करवा लो तुमसे, जब तो जो आंसर नहीं दे रहा ना वो भी आंसर देगा। बड़ा बना दिया दीवार, कलर करने में मेहनत करनी पड़ती है, कलर खर्च हो जाएगा पूरा। अब देखिए उस पूरी वॉल के अंदर, ठीक है, इस पूरी वॉल में, पूरी वॉल में हमने कलर कर दिया, ठीक है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए ये जो कलर हुआ ना, ये हुआ किसकी? सेल की वॉल में। जो सेल है उसकी वॉल में, उसकी दीवार में, उसकी भित्ति में, उसकी वॉल में क्या हो गया? कलर हो गया। अब सेल की वॉल में कलर तुम एसियन पेंट तो नहीं करोगे, किसका कलर करोगे? लिग्निन का डिफॉल्शन कर दिया। किसका? लिग्निन का डिफॉल्शन कर दिया, लिग्निफाइड कर दिया। पूरा लिग्निफाइड है, कहीं भी नहीं छूटा हुआ, जहां छूटा हुआ वो भी लिग्निफाइड है, पूरा लिग्निफाइड है। लेकिन बाय चांस मतलब कहीं कहीं पर अगर लिग्निन का डिपोजिशन नहीं हो, तो उस वाले एरिया को हम बोलेंगे नॉन लिग्निफाइड एरिया। तो जो नॉन लिग्निफाइड एरिया है उसी को हम बोलते हैं पिट। बात समझ पा रहे हो ना? पूरी वॉल के अंदर हमने लिग्निन का डिपोजिशन कर लिया, लेकिन कहीं कहीं पर जहां लिग्निन का डिपोजिशन नहीं हुआ है उसको हमने बोला है पिट। तो पिट को हम डिफाइन करेंगे, नॉन लिग्निफाइड एरिया इज कॉल्ड पिट, नॉन लिग्निफाइड एरिया इज कॉल्ड पिट। समझ में आ गया बेटा? तो बताइए किसी सेल के अंदर अगर पूरी वॉल के अंदर लिग्निन का डिपोजिशन है और कहीं पर लिग्निन का डिपोजिशन नहीं है, तो बताइए क्या वहां से वाटर का ट्रांसपोर्ट हो सकता, नहीं हो सकता? हो सकता है। कहां से? जहां लिग्निन का डिपोजिशन है या जहां लिग्निन का डिपोजिशन नहीं है? लिग्निन का डिपोजिशन नहीं है, मतलब जहां पर पिट प्रेजेंट है। तो जहां पिट प्रेजेंट है वहां पर वाटर का ट्रांसपोर्ट हो सकता है। क्लियर बेटा? चलिए अब पिट्स दो तरह के हैं, एक सिंपल पिट और एक बॉर्डर पिट। एक सिंपल पिट और एक बॉर्डर पिट। पहले सिंपल पिट को समझ लेते हैं। सिंपल पिट बिल्कुल सिंपल सा है, इधर देखिए नाम ही सिंपल पिट है तो सिंपल ही रहेगा। ये रही सेल वॉल, सेल वॉल, ये इधर वाली सेल वॉल, ये इधर वाली सेल की सेल वॉल, बीच में मिडिल लेमिला भी हो सकती, हो सकती क्या होगी। यहां भी लिग्निन का डिपोजिशन हो गया, यहां भी लिग्निन का डिपोजिशन हो गया, यहां भी लिग्निन का डिपोजिशन, यहां भी लिग्निन का डिपोजिशन। क्लियर है? जहां लिग्निन का डिपोजिशन नहीं हुआ वो हो गया सिंपल पिट।
इधर सिंपल पिट और इधर भी सिंपल पिट। अब इधर देखिए, ये सेल है, इलोंगेटेड हो गई है। तुम्हारी इच्छा होती है इलोंगेटेड करो, नहीं तो मत करो। ये इलोंगेटेड हो गई है। मैं इलोंगेटेड क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आगे मुझे कुछ चीजें समझानी है। और ये लिग्निन का डिपोजिशन हो गया। लिग्निन का डिपोजिशन थोड़ा सा अलग तरीके से हुआ। यहां पर लिग्निन का डिपोजिशन होके ऐसे आउटग्रोथ बना रहा है, ऐसे आउटग्रोथ बना रहा है। और बीच में सुबेरिन का डिपोजिशन हो गया। जो मिडिल लेमेला सेल वॉल है उनमें बीच में यहां हो गया सुबेरिन का डिपोजिशन। अब ये जो पिट है, इस पिट को हम बोलेंगे बॉर्डर पिट। इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा यहां से कट करके, इस डायग्राम को थोड़ा कट करके यहां बना रहा हूं। तो तुम देख पा रहे हो, बीच में ये रहा सेल वॉल, दोनों सेल वॉल, मिडिल लेमिला, ये मिडिल लेमिला, ये मिडिल लेमिला में बीच में डिपोजिशन हो गया सुबेरिन का, जिसको हम टोरस बोलते हैं। टाइलोसिस नहीं रहे, टोरस। और ये डिपोजिशन हो गया लिग्निन का। लिग्निन थोड़ा से आउटग्रोथ बना लेती है। जो सुबेरिन का जो टोरस बना है उसको थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश करता है ये सुबेरिन। तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बॉर्डर पिट और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सिंपल पिट। जो ये बीच में जो स्ट्रक्चर बना है इसी को हम बोलते हैं टोरस। ये क्लियर है? बॉर्डर पिट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, गोला लगा के बीच में डॉट लगा के। ये डॉट किसको डिनोट कर रहा है? टोरस। सिंपल पिट को सिंपल गोले से डिनोट करते हैं। क्लियर है? बात की बात है, क्या काम आएगा सिंपल और क्या काम आएगा बॉर्डर पिट, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं। चलिए, स्क्लेरेंकाइमा की अगर हम बात करें तो स्क्लेरेंकाइमा टू टाइप का है, स्क्लेरेट्स और स्क्लेरेंकाइमेटस फाइबर्स। एक तो फाइबर है और एक स्क्लेरेट्स है। अगर हम स्क्लेरेट्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो सिंपल सा स्ट्रक्चर है, इधर देखिए। स्क्लेरेट्स जो होता है वो उसका जो एंड पार्ट होता है वो थोड़ा सा फ्लैट होता है। स्क्लेरेट्स में फ्लैट होता है, रोड शेप होती है स्क्लेरेट्स। लेकिन जो फाइबर्स होते हैं वो उसके दोनों एंड पॉइंटेड होते हैं। ठीक है, ये स्क्लेरेट्स है और ये फाइबर्स। इसके एंड पॉइंटेड नहीं होते, इसके एंड क्या होते हैं? पॉइंटेड होते हैं। क्लियर है? इसका अगर मैं टीएस कट करूं तो मुझे ऐसा दिखाई देगा, इसका टीएस कट करूं तो मुझे ऐसा दिखाई देगा। अंदर की तरफ इसमें डिपोजिशन हो गया है किसका? लिग्निन का। अंदर की तरफ डिपोजिशन हो गया है किसका? लिग्निन का। तो बताइए लुमेन कैसी हो गई है? इसके अंदर का जो स्पेस था वो कैसा हो गया है? नैरो। कैसा हो गया है? नैरो हो गया है। तो लुमेन लगातार नैरो होती जा रही है किसके डिपोजिट से? सुबेरिन के, सॉरी लिग्निन के डिपोजिट से। तो ये लिग्निन का डिपोजिशन है, ये सारा लिग्निन का डिपोजिशन है। ये लिग्निन का डिपोजिशन हो रहा है, समझ पा रहे हो ना बेटा? लिग्निन का डिपोजिशन होता जा रहा है, लिग्निन का डिपोजिशन होता जा रहा है। ये लिग्निन का डिपोजिशन हो गया, ये लिग्निन का डिपोजिशन होता जा रहा है, होता जा रहा है। और ये बीच में क्या है? लुमेन। पहले बड़ी थी, फिर और छोटी, फिर और छोटी, फिर और छोटी, फिर और छोटी। अब इसमें देखिए कहीं कहीं पर लिग्निन का डिपोजिशन नहीं हुआ है, कहीं कहीं पर लिग्निन का डिपोजिशन नहीं हुआ है। तो जहां नहीं हुआ है वहां तुम्हें टीएस ऐसा दिखाई देगा। जैसे यहां नहीं हुआ ना, तो तुम ऐसा टीएस कट करोगे तो ऐसा दिखाई देगा।
इसको बोलेंगे पिट। कभी कभी पिट ऐसे होते हैं, मान लीजिए यहां तक नहीं हुआ, फिर इधर भी नहीं हुआ, फिर इधर भी नहीं हुआ। तो ये जो पिट दिख रहा है सेकंड नंबर का जो मैंने पिट बनाया है, क्या ये एक सिंगल ब्रांच है या डबल ब्रांच हो गया, मतलब डबल आगे जाके ऐसे डिवाइड हो गया है। तो ये जो पिट दिख रहे हैं ये ब्रांच भी हो सकते हैं और अनब्रांच भी हो सकते हैं। क्लियर बेटा? लूमेन नैरो होती जा रही है जैसे जैसे लिग्निन का डिपोजिशन होता जा रहा है। सेल वॉल थिक हो गई है क्योंकि लिग्निन का डिपोजिशन हो गया है। यही है कौन? स्क्लेरेट्स। कौन है बेटा? स्क्लेरेट्स। अगर फाइबर्स की बात करें तो फाइबर्स के अंदर भी लिग्निन का डिपोजिशन होता है, वहां भी सेल वॉल थिक होती है और वहां भी हमें पिट देखने को मिलता है। क्लियर? अगर हम स्क्लेट्स की बात करें तो देखिए स्क्लेट्स की वॉल थोड़ी थिक होती है और जनरली ये पॉइंटेड नहीं होते, बात हम कर चुके हैं। रोड शेप सिलेंड्रिकल होते हैं। सिंपल पिट प्रेजेंट होते हैं। लुमेन वेरी स्मॉल वेरी नैरो होती है क्योंकि लगातार इनके अंदर डिपोजिशन होता जाता है। अब क्वेश्चन यहां से नहीं बनता, क्वेश्चन बनता है पहला तो स्ट्रक्चर से। ये डायग्राम एनसीईआरटी का है, पहचानना है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा ये हमें मिलेगी कहां। तो तुम अगर अपने मॉड्यूल को देख पा रहे होंगे तो तुम्हें क्या ब्रेकी स्क्लेट्स दिखाई दे रही है? मैक्रोस्क्लेट्स हटा दिया है अभी भी है? मैक्रोस्क्लेट्स, क्योंकि एग्जैक्ट मेरा जो मॉड्यूल है पिछले साल मॉड्यूल में थोड़ा है, मतलब कि तुम्हारे पास पहुंचा कौन सा है? नहीं है ना? मैक्रोस्क्लेट्स ही है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, हटा दिया, उससे कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन मैं थोड़ा समराइज करते हुए चलूंगा। ठीक है, पुराने मॉड्यूल में होगा। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं आता। इसको मीटिंग हुई थी तब इसको बोला था कि हटा देंगे इसको क्योंकि बर्डन बढ़ता है, स्टूडेंट को याद करने में दिक्कत आती है। लेकिन मुझे एग्जैक्ट पता नहीं कि हटा या नहीं हटा, क्योंकि पिछले साल जो मॉड्यूल थे वो नए हैं या पुराने से थे वो समझ के बाहर थोड़ा सा था, मतलब पिछला गड़बड़ हो गया था इसलिए। लेकिन ये हटा दिया था कि मीटिंग में डिसाइड कर लिया था कि ये हाँ हटेगा, ये हटेगा क्योंकि ये याद नहीं होता। पहले हम पढ़ाई करते थे मैक्रोस्क्लेरोसिस, हम पढ़ाई करते थे ब्रैकीस्क्लेरोसिस, प्रोस्क्लेरोसिस, हम पढ़ाई करते थे एस्ट्रोस्क्लेरोसिस, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट जो है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम समझे तो ये है कि फ्रूट वॉल जो नट होता है, नट 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 जानते ना भाई? नट की जो फ्रूट वॉल जो होती है वो जो हार्ड होती है, उसके हार्ड होने के पीछे कौन होता है? स्क्लेरोसिस होता है। कौन होता है बेटा? स्क्लेरोसिस होता है। अगर तुम्हें ड्रू फ्रूट्स की बात करें, ड्रू फ्रूट जानते हैं जैसे कोकोनट, कोकोनट का जो एंडोकार्प हार्ड होता है उसके पीछे कौन है? ब्रेकी स्क्लेरोसिस है, स्क्लेरोसिस है। ब्रेकी छोड़ो, तुम तो स्क्लेरोसिस है। ठीक है, तो तुम तो याद रखो कि फ्रूट की वॉल को हार्ड करने का काम कौन कर रहा है? स्क्लेरोसिस कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट गोवा पेयर सपूटा, गोवा पेयर और सपूटा, देखिए गोवा पेयर सपूटा। ठीक है, जानते हो? हिंदी बताओ इसकी गोवा की? अमरूद आती है मुझे। पेयर जो होती है वो नाशपाती होती है और सपूटा जो होता है वो चीकू होता है, चीकू। ठीक है, तो तीन है ये। अब समझना ढंग से स्टूडेंट कैसे क्वेश्चन गलत करता है। क्वेश्चन आता है गुआवा पल्प फॉर्म्ड बाय पैरेन्काइमा, स्क्लेरोसिस, फाइबर्स, कोलेनकाइमा। गुआवा पल्प फॉर्म्ड बाय, आंसर जाएगा पैरेन्काइमा। बाय पल्प किसी का भी हो, पल्प सुन लो, अब गलत गया तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि बताया नहीं था मैंने। पल्प किसी का भी हो बना होगा पैरेन्काइमा का, मेनली पैरेन्काइमा का। हाँ, उसके अंदर स्क्लेरोसिस हो सकता है, उसके अंदर स्क्लेरोसिस हो सकता है सम अमाउंट, कुछ अमाउंट्स, फ्यू अमाउंट्स, लेकिन पूरा पल्प स्क्लेरोसिस का नहीं बना हो सकता भाई। अगर पूरा पल्प स्क्लेरोसिस का बना होगा तो क्या हम पागल है जो खाएंगे उसको?
अरे जैसे मान लीजिए नट का फ्रूट जो वोल होती है वो स्क्लिट्स की ज्यादा होती है, तो क्या उसकी वोल को हम खाते हैं क्या? क्या कोकोनट की एंडोकार्प को हम खाते हैं क्या? टूट जाएंगे दांत भाई। तो मेनली पल्प पेरेन्काइमा का ही बना होता है, चाहे स्क्लिट्स हो या नहीं हो। क्वेश्चन जो आया समझ में आया? क्वेश्चन आया जो समझ में आया? ठीक है। लेग्यूम प्लांट तुम जानते हो, राजमा, लेग्यूम प्लांट, दालें, कितना स्ट्रॉन्ग कवरिंग होती है उनकी, उनके पीछे भी कौन होता है? स्क्लिट्स। तुम देखते हो टी लीव्स, बहुत सारों की लीव्स ऐसी होती है जिनके पास से अगर तुम निकल जाओ ना, तुम्हारे कट लग जाए तो ना ब्लड बाहर आ जाए। अगर तुम ऐसे रगड़ते हुए हाथ को निकल जाओ ना किसी की लीफ पे, बहुत सारी लीफ तुम देखी होगी, तो बाहर ब्लड आ जाए। तो उनके पास भी क्या प्रेजेंट होता है? स्क्लेरोसिस। क्लियर बताया आपको? तो हमें याद नहीं करना ब्रेकी स्क्लेरोसिस, ये स्क्लेरोसिस, ये स्क्लेरोसिस याद नहीं करना। किसके पास पुराना मॉड्यूल है तो मुझे अगर नहीं आ रहा तो मुझसे पूछ लेना, क्योंकि सिलेबस में से हटा दिया। चलिए अब बात करते हैं स्क्लेरोमेटस फाइबर्स की। ठीक है, ल्यूमेन रिड्यूस होता है, दोनों का रिड्यूस होगा भाई, दोनों के अंदर डिपोजिशन होगा तो रिड्यूस होगा। पॉइंटेड एंड है, अलग अलग प्लांट के अंदर मिलते हैं, इनके सेल वॉल में पिट्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? अब ढंग से सुनना बेटा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम फाइबर्स की बात करें तो फाइबर्स के अंदर प्रेजेंट होता है सेप्टम। सेप्टम प्रेजेंट होता है। कभी कभी ये फाइबर्स, जैसे ये तो सिंगल फाइबर्स है, सिंगल फाइबर्स है, लेकिन मैं मल्टी फाइबर्स बनाऊं, अगर मैं मल्टी फाइबर्स बनाऊं तो कभी कभी इन फाइबर्स के बीच में प्रेजेंट हो जाता है क्या? सेप्टम। और सॉरी क्या हुआ ये, सेप्टम। और ये जो सेप्टम होता है ये भी कैसा सेप्टम होता है? ऑब्लिक सेप्टम। तो सेप्टम हो भी सकता है और नहीं भी हो, सेप्टम हो भी सकता है और नहीं भी हो। किसके अंदर? फाइबर्स के अंदर। बाकी बातें तो हम कर ही चुके हैं। अब बात करते हैं प्लांट फाइबर्स की। फाइबर्स डिफरेंट टाइप के होते हैं। कुछ फाइबर्स सरफेस में मिलेंगे, कुछ फाइबर्स जाइलम में मिलेंगे, कुछ फाइबर्स फ्लोएम और पेरिसाइकल में मिलेंगे। जो फाइबर सरफेस में मिलेंगे सरफेस फाइबर, जो फाइबर जाइलम में मिलेंगे, जाइलम से मिलेंगे जाइलम फाइबर। कुछ फाइबर्स हमें फ्लोएम और पेरिसाइकल से मिलेंगे, ठीक है, उनको बोलेंगे बास्ट फाइबर या एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर। मैं तुमसे बोल रहा हूं बास्ट फाइबर हमें किससे मिलेंगे? एक तो मिलेंगे हमें फ्लोएम से और एक साथ में मिलेंगे पेरिसाइकल से। पेरिसाइकल और फ्लोएम दोनों से मिलने वाले फाइबर को हम बोलते हैं बास्ट फाइबर, और जाइलम से मिलने वाले को जाइलरी फाइबर, और सरफेस से मिलने वाले को सरफेस फाइबर। सरफेस से फाइबर का एग्जांपल है कॉटन और कोकोनट। कोकोनट तुमने देखा होगा। बताइए, ये जो फाइबर्स है कोकोनट के फाइबर्स, ये किसका मॉडिफिकेशन है? एपिकार्प, मीजोकार्प या एंडोकार्प? मीजोकार्प। तो मीजोकार्प कहाँ मिलेगी? सरफेस में मिलेगी भाई। एपिकार्प, मीजोकार्प, पेरिकार्प क्या है? सरफेस ही है। पेरिकार्प है सरफेस है। ठीक है। दूसरा कॉटन। कॉटन के अंदर भी जो फाइबर्स निकलते हैं वो भी सरफेस में ही मिलते हैं। सीड अंदर होता है, ब्लैक कलर सा देखा होगा ना, फ्रूट सा, सिर्फ सा अंदर होता है, बाकी ये फाइबर्स होते हैं, दोनों फाइबर्स होते हैं। अब ढंग सुना, ट्रू फाइबर्स इनको बोलते हैं। क्या? ट्रू फाइबर्स उनको बोलते हैं जिनके अंदर लिग्निन का डिपोजिशन होता है। ट्रू फाइबर्स उनको बोलते हैं जिनके अंदर लिग्निन का डिपोजिशन होता है। कॉटन फाइबर्स ट्रू फाइबर्स नहीं है, क्योंकि कॉटन फाइबर्स के अंदर डिपोजिशन एक्स्ट्रा किसका है? सेलुलोज का है। तो कॉटन फाइबर फाइबर फॉल्स फाइबर है क्योंकि वो लिग्निन के नहीं बने हुए हैं। क्लियर बेटा? कोकोनट कोर जो है,
कोकोनट जो फाइबर्स है वो ज्यादा कॉमर्शियली यूज नहीं है क्योंकि उनके अंदर इलास्टिक कम होती है। कोकोनट फाइबर्स से मोस्टली पुराने जमाने में लालू प्रसाद यादव के टाइम ट्रेन के सीट बनाने के लिए काम लिया करते थे। तुम पुराने जमाने में कभी बैठे हो तो तुम रेलवे की सीट देखो, उसके अंदर से कोकोनट के फाइबर निकलते हुए दिखाई देंगे। अब नहीं दिखाई देंगे, अब चेंज कर दिया, अब तो ट्रेन में बैठे बहुत दिन हो गए, समझ पा रहे हो। तो जब छोटे हुआ करते थे तो सीट को फाड़ दिया करते थे तो वहां से निकलते थे, समझ पा रहे हो। आज भी कोर फाइबर बनाए जाते हैं, घर पे भी हम कोर फाइबर लेके आते हैं। तो फाइबर को गद्दे बनाने में काम लिया करते हैं, हल्के क्वालिटी के गद्दे बनाए जाते हैं कोर कोकोनट के से। कॉटन, कॉटन में भी दो तरह के फाइबर्स होते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट नहीं आते, इंपॉर्टेंट नहीं है, फिंच और लिंट नहीं। अब बात करते हैं यहाँ पर जूट, सम, हेप और हेम। इनमें से कुछ फाइबर पेरिसाइकिल के हैं और कुछ फाइबर फ्लोएम से मिलते हैं। पेरिसाइकिल से मिले या फ्लोएम से मिले, दोनों फाइबर को हम बास्ट फाइबर बोलते हैं। बास्ट फाइबर ज्यादा कॉमर्शियल है, ये ज्यादा यूजफुल है, ये इलास्टिक है, ये कॉमर्शियल है, ज्यादा महंगे आते हैं। ज्वेलरी फिल्म जैसे मूंज है, मूंज ज्यादा यूजफुल नहीं है, ज्यादा कॉमर्शियल नहीं है, क्योंकि ज्यादा यूजफुल नहीं है। इससे पुराने जमाने में रस्सी बनाया करते थे, ठीक है, आज भी बनाते होंगे लेकिन रस्सी बनाने में ज्यादा काम नहीं आता। तो जो कॉमर्शियल फाइबर है मेनली बास्ट फाइबर है और कॉटन है। क्लियर बताया था। अब देखिए अपने मॉडल में देखा होगा हेम्प और फ्लेक्स जो होता है वो फ्लोएम से मिलता है, और ये इधर होते हैं जो पेरिसाइकिल से मिलते हैं। ये एग्जांपल याद नहीं करने, तुम्हें तो याद रखने कि हाँ इनसे बास्ट फाइबर मिलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है मुंज फाइबर जो ज्वेलरी फाइबर से। तो जो मुंज के अलावा जो भी एग्जाम्पल आ जाए समझ जाए ना ये फ्लोएम फाइबर से या बास्ट फाइबर से। तो तुम्हें याद रखना है कौन सा, मुंज फाइबर से। क्लियर बताया था। और कॉटन का लिंट और फुंस याद मत करना, लॉन्ग फाइबर्स और शॉर्ट फाइबर नहीं आएगा वो। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को डाउट है बेटा? बीच में कोई दो तीन स्टूडेंट डाउट पूछ लो बेटा। लिंट और फुंस फाइबर्स, हाँ ये नहीं आएगा बेटा। हाँ बनाते बेटा, तेज करता हूँ। मेजोकार्प, यस, मेजोकार्प 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 मेजोकार्प। सर सपुटा कौन सा फ्रूट होता है? सपुटा मतलब क्या है? क्यों याद करो बेटा श्रुति, जो चीजें हमें याद करने में दिक्कत आती तुम क्यों फंस रहे हो उनके चक्कर में। यस सर, बट शार्प एज होते हैं, यस। लेमन ग्रास लीफ, यस। सर कैशू नट और आलमंड नट भी तो स्प्रेड से बना होता है, हाँ उसकी कवरिंग, कवरिंग बना नहीं होता, कवरिंग होती है। हाँ बिल्कुल कृतिका, बिल्कुल कृतिका सही है। तो कृतिका, तुम कृतिका रोहिला हो या कृतिका जिंदल हो? ठीक है, डाउट आता है कृतिका के नाम से एलन प्लस पर 5-6 डाउट पूछे जाते हैं। चलिए बेटा हो गया, ठीक है। सर जो नारियल की रस्सी होती है वो ज्वेलरी फाइबर होगा क्या? नहीं, सरफेस फाइबर। ठीक है बेटा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, इसके अंदर आएंगे वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जाइलम एंड फ्लोएम। एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम जो होता है वो एक सिंगल टाइप की सेल से नहीं, मोर देन वन टाइप की सेल से फॉर्म होता है, तो वो हम उनको बोलते हैं हेट्रोजीनस। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू मतलब वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो होता है, वेस्कुलर टिश्यू जो होता है वो मोर देन वन टाइप की सेल से मिलकर बना होता है, तो हेट्रोजीनस है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब नेक्स्ट सुनना, कॉम्प्लेक्स टिश्यू सिस्टम मतलब तुम तो दिमाग में याद रखना वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जाइलम एंड फ्लोएम। तुम तो कोई सा भी गैमेटोफाइट का नाम बता दो, तुम तो प्लांट डाइवर्सिटी पढ़े लिखे लोग हो, मैं तो भूल गया पढ़ा पुढ़ू के, लेकिन तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम तो पढ़ा है। ऐसा कोई सा भी गैमेटोफाइट बता दो मुझे, चाहे वो ब्रायो का, टेरिडा का, जिम्नो का, एंजियो का, एल्की का, फंजाई का, किसी का भी मुझे गैमेटोफाइट बता दो जिसके अंदर तुमने जाइलम फ्लोएम पढ़ा हो।
याद करने की कोशिश कीजिए। देखो मैं भी याद करने की कोशिश करता हूँ, मुझे भी बहुत दिन हो गए ना पढ़ाए हुए, तो मैं भी भूल गया होऊंगा। मैंने देखो एल्गी पढ़ा, मैं स्टूडेंट हूँ तो मैंने एल्गी पढ़ा। एल्गी के अंदर मेन प्लांट बॉडी, कोई टाइपिंग नहीं करेगा, सुन लो रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। एल्गी पढ़ा, एल्गी की मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट है। गेमेटोफाइट के अंदर तो वेस्कुलर सिस्टम भी नहीं होता, वेस्कुलर सिस्टम तो टेरिडोफाइटा से मिलना स्टार्ट हुआ था। मैं स्टूडेंट हूँ, मैं ऐसे सोच रहा हूँ, टेरिडोफाइटा से मिलना स्टार्ट हुआ था। तो मतलब एल्गी, फंजाई और ब्रायोफाइटा, इनके अंदर तो नहीं मिलेगा भाई, ब्रायोफाइटा में भी नहीं मिलेगा। अब ब्रायोफाइटा, एल्गी और फंजाई की तो मेन प्लांट बॉडी ही गेमेटोफाइट होती है, मतलब गेमेटोफाइट में नहीं, वहां का तो स्पोरोफाइट में भी नहीं होता। ब्रायो एल्गी के अंदर तो स्पोरोफाइट में भी नहीं मिलता, गेमेटोफाइट तो छोड़ो, ठीक है। अब बात करते हैं टेडो। अच्छा, टेडोफाइटा, टेडोफाइटा में हमने होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस पढ़े थे। सासू माँ को छोड़ के सारे होमोजीनियस हुआ, हाँ होमोस्पोरस हुआ करते थे। होमोजीनियस क्या, होमोस्पोरस हुआ करते थे। उसके अंदर हमने देखा कि उसके उसके जिंदगी में गैमेटो मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, लेकिन गैमेटोफाइट भी अच्छा खासा है। दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, प्रोथेलस बनते हैं। हमने देखा स्पोरोफाइट के अंदर तो वेस्कुलर सिस्टम मिलते हैं, हाँ ठीक है, प्रिमिटिव टाइप का है, लेकिन एडवांस नहीं मिल रहे, लेकिन है वेस्कुलर बंडल, मतलब कॉम्प्लेक्स टिश्यू सिस्टम है। लेकिन प्रोथेलस के अंदर तो यार हमने राइजोइड्स देखे थे, वहां तो रूट भी नहीं मिला करती थी प्रोथेलस में, तो वहां वेस्कुलर सिस्टम नहीं, हेट्रोस्पोरस में भी नहीं है। अब बात करते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में भी वेस्कुलर सिस्टम है, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, लेकिन हमने देखा कि वहां पर एंडोस्पर्म बनता है, पोलन ग्रेन बनता है। एंडोस्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन या आफ्टर फर्टिलाइजेशन, नहीं बिफोर फर्टिलाइजेशन, क्योंकि हैप्लोइड बोला था सन ने, तो बिफोर फर्टिलाइजेशन बनता है। बिफोर फर्टिलाइजेशन बनता है, लेकिन ये तो डिपेंडेंट होता है स्पोरोफाइट में, रिड्यूस होता है, कुछ ही सेल का बना होता है, तो कहाँ वेस्कुलर बंडल होंगे उसके अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में तो और रिड्यूस हो जाता है जब बड़ा ये जिम्नोस्पर्म के गेमेटोफाइट में नहीं, तो एंजियोस्पर्म के गेमेटोफाइट में कहाँ मिलेगा, तो कोई से भी गेमेटोफाइट में नहीं मिलता। सबसे एडवांस गेमेटोफाइट मोस का होता है, मोस के गेमेटोफाइट के अंदर ही वेस्कुलर सिस्टम नहीं है, तो लल्लू पंजू जिम्नो एंजियोस्पर्म के गेमेटोफाइट में कहाँ होगा, बात समझ पा रहे हो। तो कोई से भी गेमेटोफाइट के अंदर नहीं मिलता वेस्कुलर सिस्टम, मतलब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। क्लियर है यहाँ तक। अब कुछ क्वेश्चन हो जाए। पहला क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू सबसे पहले प्लांट किंगडम में किस में आया? आंसर मत नहीं, जो आंसर सही नहीं देगा, नहीं देगा और सही नहीं देगा, वो दोनों अपने कमरे से उठ के कहीं भी चले जाना, मगर क्लास के आगे तो बैठना ही मत। बहुत बड़ी, बहुत बढ़िया। टेरिडोफाइटा से कॉम्प्लेक्स टिश्यू मतलब वेस्कुलर सिस्टम, वेस्कुलर सिस्टम कहां से स्टार्ट हुआ? टेरिडोफाइटा से। लल्लू क्यों? क्लियर बेटा यहाँ तक। सबसे एडवांस टाइप का, रुक जाओ, सबका आंसर सही है, मान गया मैं, आता है तुमने, अच्छा पढ़ाया मैंने। इधर देखो, सबसे, भाई साहब, नाक, नाक डुबो दी तुमने। कौन है ये ब्रायोफाइटा लिखने वाला? अरे भाई प्रियंका कश्यप, क्या दिक्कत है तुम्हें? क्यों मेरे नाक डुबोने में लगे हुए भाई? ब्रायोफाइटा क्यों लिख दिया तुमने? ब्रायोफाइटा मतलब क्या चाहते हो तुम? मतलब मैंने अच्छा बोल दिया तो मतलब नहीं सर, इंसर्ट होनी चाहिए आपकी। ब्रायोफाइटा क्यों लिखा भाई? ब्रायोफाइटा में वेस्कुलर सिस्टम है क्या प्रियंका बेटा? अरे सुन पा रहे हो मुझे? मैं नहीं पढ़ाऊंगा आगे जहां तक तुम नहीं बोलोगे कि ब्रायोफाइटा में वेस्कुलर सिस्टम है या नहीं है। अरे बेटा वेस्कुलर सिस्टम है क्या ब्रायोफाइटा में? तो प्रियंका बेटा, समझ में आ गया, आगे बढ़े। बाय।
हाँ ऐसे तो मत करो यार। मैं भाई देखो दुनिया बदलते हुए कहाँ से देखिए टेढ़ो फाइटर। प्रियंका बेटा समझ में आया, तुम टाइपिंग भी नहीं कर रहे हो, पता नहीं, चले आगे भाई, पूरी क्लास का डिस्टर्ब हो रहा है फिर। चलिए बेटा आगे चलते हैं। प्रियंका तो ब्रायो फाइटर निकलती है क्लास में कोहराम मचा के, पता नहीं कहाँ चली गई। चलिए बेटा ब्रायो फाइटर लिख दे बीच में, एल्गी लिख देते, एल्गी लिख देते बीच में। इधर देखो, वेस्कुलर सिस्टम। वेस्कुलर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन था, आई थिंक क्वेश्चन कौन सा था, सबसे कॉम्प्लेक्स, हाँ कब सबसे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू किसमें प्रेजेंट होगा, सबसे एडवांस कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू किसमें होगा, एंजियोस्पर्म में, क्योंकि वेस्कुलर सिस्टम में सबसे बढ़िया एंजियोस्पर्म है, तो सबसे एंजियोस्पर्म में ही होगा। लल्लू ट्यूशन लिखो, एल्गी लिख दो बीच में। इधर देखो, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। वेस्कुलर टिश्यू के अंदर आता है जाइलम और फ्लोएम। क्लियर बेटा, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम के चार फोर कंटेनेंट होते हैं जिनको हम जानते हैं, ट्रैकिड्स, वेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा। हम एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, अभी जिम्नोस्पर्म की बातें हम नहीं कर रहे। फ्लोएम के बाद स्यू ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स और पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स की बातें हम कर रहे हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं कि वेस्कुलर सिस्टम कैसे बना होगा, ठीक है। अब इधर देखिए बेटा, ये सीड है, सीड धीरे धीरे जर्मिनेट हो रहा है, एम्ब्रियो जर्मिनेट हो रहा है। तो उसके अंदर एम्ब्रियोनल स्टेज के अंदर जो मेरिस्टेम होंगे, उन मेरिस्टेम को हम क्या बोलेंगे बेटा, एम्ब्रियो के अंदर जो मेरिस्टेम होंगे, उन मेरिस्टेम को हम क्या बोलेंगे, प्रोमेरिस्टेम, ठीक है। उन प्रोमेरिस्टेम में से जो मेरिस्टेम, प्रोमेरिस्टेम में से धीरे धीरे प्रोकेम्बियम होती है, और ये प्रोकेम्बियम डिवाइड होती है। प्रोकेम्बियम मतलब मेरिस्मेटिक सेल्स। ये मेरिस्मेटिक सेल डिवाइड होती है, और डिवाइड होके सेल्स का फॉर्मेशन करती है। तो डिवाइड हुई तो कितनी सेल जनरेट हुई, टू सेल माइटोसिस हुआ। वन सेल फ्लोएम का फॉर्मेशन कर लेगी, और वन सेल जाइलम का फॉर्मेशन कर लेगी। क्लियर बेटा। तो प्रोकेम्बियम, प्रोकेम्बियम से डिवीजन हुआ, और प्रोकेम्बियम में डिवीजन होके बना फ्लोएम और जाइलम। फ्लोएम पहली बार बना है, जाइलम पहली बार बना है, दोनों परमानेंट सेल है। डिवीजन हुआ और दो सेल बनी, दोनों सेल धीरे धीरे डिफ्रेंशिएट हुई, मतलब डिफ्रेंसिएशन हुआ। फ्लोएम और जाइलम दोनों एक साथ बने, क्योंकि एक साथ दो सेल बनेगी तो दोनों एक साथ बने, तो साइमल्टेनियसली डिफ्रेंसिएशन हुआ, और एक तरफ फ्लोएम बना, दूसरी तरफ जाइलम। फ्लोएम भी जिंदगी में पहली बार बना है, क्योंकि एम्ब्रियो में फ्लोएम नहीं था, तो जिंदगी में पहली बार फ्लोएम, जिंदगी में पहली बार जाइलम। जो जिंदगी में पहली बार आया है वो प्राइमरी, ठीक है। हाँ ये जरूरी नहीं कि जिंदगी में हर कोई पहली बार ही आए, बार बार भी आता रहता है। तो ये पहली बार आया है, तो इसको प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम बोलेंगे। अब तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर तुम्हें देना है। ये प्राइमरी फ्लोएम प्राइमरी जाइलम परमानेंट है या मेरिस्मेटिक है? परमानेंट है, परमानेंट है। हाँ वो कृतिका जिंदल है। परमानेंट है। इमरान अहमद, ये मेरिस्मेटिक किसने लिखा है भाई? खाना मत खाना आज तू। मेरिस्मेटिक। तो प्राइमरी फ्लोएम प्राइमरी जाइलम दोनों ही क्या है, परमानेंट। अरे भाई उनको पता है क्या करना है। फ्लोएम को तो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करना है, जाइलम को वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करना है, तो काम पता है, मैच्योर है, डिफरेंशिएट है, तो बताइए परमानेंट ही होगी भाई, बेरोजगार थोड़ी है। क्लियर है? चलिए, प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम परमानेंट तो है, लेकिन कौन सा परमानेंट, प्राइमरी परमानेंट या सेकेंडरी परमानेंट? प्राइमरी परमानेंट या सेकेंडरी परमानेंट?
प्राइमरी परमानेंट है। क्लियर बेटा? डिफरेंशिएशन से बना है मेरिस्मेटिक सेल, डिफरेंशिएशन होके प्राइमरी परमानेंट सेल बना रही है, और इसी प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम को डिवाइड किया है 2 कैटेगरीज के अंदर। जो थोड़ा स्मॉल बनता है वो प्राइमरी फ्लोएम है, और जो थोड़ा बड़ा बनता है वो मेटा फ्लोएम। जो थोड़ा स्मॉल बनता है वो प्रोटोजाइलम है, और जो थोड़ा बड़ा बनता है वो मेटाजाइलम है। तो प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम को डिवाइड किया है 2 कैटेगरीज के अंदर। प्राइमरी फ्लोएम 2 तरह का है, प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम। प्राइमरी जाइलम 2 तरह का है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। क्लियर बनाया था? स्टार्टिंग में जो बना वो थोड़ा छोटा होता है, फिर धीरे धीरे डेवलप होते हुए थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो प्राइमरी फ्लोएम भी 2 तरह का है, प्राइमरी जाइलम भी 2 तरह का है। मुझे बताइए प्राइमरी फ्लोएम प्राइमरी जाइलम कब बना होगा? प्राइमरी ग्रोथ के टाइम या सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम? जिंदगी के स्टार्टिंग के पलों में है या लास्ट के पलों में? जिंदगी जब स्टार्ट हुई थी तभी बन गया है कौन? प्राइमरी फ्लोएम प्राइमरी जाइलम। पहले जो डेवलप हुआ प्राइमरी फ्लोएम में से वो प्रोटोफ्लोएम, और जो बाद में हुआ प्रोटोजाइलम। जो पहले डेवलप हुआ प्राइमरी जाइलम, जो बाद में डेवलप हुआ वो मेटा, जो प्रोटोजाइलम बाद में डेवलप हुआ वो मेटाजाइलम। तो बड़ा कौन सा होगा? जो बाद में धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। तो मेटाफ्लोएम मेटाजाइलम थोड़ा बड़े होते हैं कंपेयर टू प्रोटोजाइलम प्रोटोफ्लोएम। बात समझ पाते? तो जैसे अगर मैं तुमसे ऐसे बना दूं, मैंने कहा मैंने बना दिया जाइलम, मैंने बना दिया जाइलम, ये जाइलम है। यहां नहीं बनाता, यहां गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि इधर फ्लोएम समझ लोगे तो, और तुमने समझ लिया तो मतलब मेरा तो हो गया काम। मतलब इधर देखो, इधर देखिए, ये मैंने बना दिया जाइलम। तुमसे बोलूं मैं पूरा जाइलम है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। कौन सा बताइए प्रोटोजाइलम है? ए वाला एरिया या बी वाला एरिया? कौन सा प्रोटोजाइलम है? भाई जो छोटा होगा वो प्रोटोजाइलम है। अरे बात समझ पा रहे हो? जो नेरो एरिया है वो प्रोटोजाइलम है, और जो ब्रॉड एरिया है वो मेटाजाइलम है। खत्म। आ जाइए, जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो प्लांट का स्टेम, पहले ये स्टेम था, स्टेम की बात करें, रूट के अंदर भी होती है सेकेंडरी ग्रोथ, तो इसके अंदर प्रेजेंट था प्राइमरी फ्लोएम पीपी, और प्रेजेंट था इसके अंदर प्राइमरी जाइलम पीएक्स। दोनों प्रेजेंट है, पूरा लिख देता हूं मैं। प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम दोनों में थे। जिंदगी आगे बढ़ी और इसमें ग्रोथ हुई तो इसको अपनी विड्थ बढ़ानी पड़ी, सेकेंडरी ग्रोथ हुई। जब सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है तो इसको ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होगी, तो जाइलम फ्लोएम भी ज्यादा बनाने पड़ेंगे, अरे बात समझ पा रहे हो? तो सेकेंडरी ग्रोथ के बाद या सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम इसको ट्रांसपोर्टेशन की भी ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, फूड के ट्रांसपोर्टेशन की भी ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, और वाटर के ट्रांसपोर्टेशन की भी ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। तो इसका मतलब इसको जाइलम फ्लोएम भी ज्यादा बढ़ाने पड़ेंगे। तो सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम जो जाइलम फ्लोएम का नंबर बढ़ाया जाएगा, तो उन जाइलम फ्लोएम को हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम। तो सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम बनने वाला वेस्कुलर सिस्टम, वेस्कुलर बंडल, उनको हम बोलेंगे जाइलम और फ्लोएम। कौन से? सेकेंडरी। और सेकेंडरी जाइलम जो सेकेंडरी फ्लोएम बनेंगे वो बनेंगे वेस्कुलर कैम्बियम से, और ये वेस्कुलर कैम्बियम जो है ये मेरिस्मेटिक है। अभी तुम छोड़ दो कि ये प्राइमरी है सेकेंडरी, ये बात की बात है, लेकिन ये समझ लीजिए कि ये मेरिस्मेटिक है। ये तो हम सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम जानेंगे कि ये पार्शली प्राइमरी, पार्शली सेकेंडरी, या कंप्लीट प्राइमरी या कंप्लीट सेकेंडरी, वो बात की बात है। लेकिन ये मेरिस्मेटिक सेल वापस डिफरेंशिएट होती है, रीडिफरेंशिएट होती है, और सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है एट ए टाइम ऑफ द सेकेंडरी ग्रोथ। क्लियर बताया था?
तो प्राइमरी ग्रोथ के टाइम तो प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम प्रोकेम्बियम से बनते हैं, लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम बनने वाले किससे बनते हैं? वैस्कुलर कैम्बियम। तो यहां पर मैंने 2 स्लाइड के अंदर यह समझाने की कोशिश की गई है, एनसीईआरटी की उन एक लाइन को समझाने के लिए हमने 2 स्लाइड बनाई है। उसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि प्रोकेम्बियम तो प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम बनाएंगे साइमल्टेनियसली, और वैस्कुलर कैम्बियम जो है वो सेकेंडरी फ्लोएम सेकेंडरी जाइलम बनाएगा। तो वैस्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम एक्टिव रहती है और प्रोकेम्बियम प्राइमरी ग्रोथ के टाइम एक्टिव रहती है। सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट में ले रहे हैं जाइलम। जाइलम के बारे में तुम अच्छी तरह से जानते हो, वाटर मिनरल्स और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हार्मोन सब कुछ करता है। याद है तुम्हें? अरे याद है, एनसीईआरटी ने तुमसे बोला था लास्ट में कि गलतफहमी दूर हो जाए तुम्हारी। गलतफहमी मत पाल लेना कि जाइलम सिर्फ इनऑर्गेनिक करता है, नहीं, ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक दोनों करता है, लेकिन ज्यादा वाटर करता है, वाटर और मिनरल्स। याद है तुम्हें? हम तो ये भी जानते हैं कि जाइलम के केस में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, क्या यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, मल्टी डायरेक्शनल? अरे जाइलम के केस में जो होता है वो कौन? यूनिडायरेक्शनल। क्या जाइलम के केस में बताइए सिंक और सोर्स वेरिएबल है या फिक्स है? अरे जाइलम के केस में सोर्स और सिंक क्या फिक्स है या वेरिएबल है? फिक्स है। ठीक है। जाइलम का एक मेन इंपॉर्टेंट काम भी है मैकेनिकल सपोर्ट देना, क्योंकि जाइलम हम जब पढ़ेंगे तो जाइलम के अंदर जो फाइबर्स होते हैं और जो जाइलम का जो सेंटर पार्ट बनता जाता है वो हार्डनेस प्रोवाइड करता है। तो जाइलम के 2 वर्क है बेटा, याद रखना। कंडक्शन तो है ही सही, साथ में मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी है। क्लियर? अब मुझे बताइए, बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है 3rd नंबर का। बताइए, ज्यादा डेवलप जाइलम कहां मिलेगा? जहां पानी नीचे से लाना पड़ेगा या आराम से मिल जाएगा? ज्यादा डेवलप जाइलम कहां मिलेगा? जहां पानी की तलाश की जाएगी बहुत नीचे तक, सेवरल फीट तक नीचे रूट जाएगी, और एक जहां पर आराम ऊपर ही मिल जाए। तो जाइलम कहां वेल डेवलप मिलेगा? जीरोफाइटिक प्लांट्स के अंदर, जहां डेप्थ में जाने पर मिलेगा क्या? वाटर, और वाटर मिलने पर वहां से लेके लेके आना पड़ेगा। तो बताइए कहां ज्यादा वेसल्स की डिमांड होगी? जहां कहां ज्यादा पाइप लगेगा? जहां डेप्थ से वाटर आएगा, और जहां आराम से वाटर आ जाएगा वहां कहां वेस्कुलर सिस्टम की ज्यादा रिक्वायरमेंट। क्लियर बेटा? तो ज्यादा डेप्थ में वाटर किनको मिलेगा? जीरोफाइट्स को। जाइलम एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, ब्रैकेट से, वेसल से, फाइबर से जाइलम पैरेन्काइमा है। एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं हम। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले ट्रैकिड्स की। प्रिमिटिव एलिमेंट है किसका? जाइलम का। ठीक है, प्रिमिटिव एलिमेंट है किसका? ट्रैकिड्स का। आप सुनते रहना बेटा आराम से। ये सेल है, ये एक जमाने में ये लिविंग सेल थी। एक जमाने में ये लिविंग सेल हुआ करती थी। एक जमाना था जब इसके पास सब कुछ हुआ करता था, सेल वॉल, मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म सब हुआ करता था। एक जमाना था। जमाना धीरे धीरे बदला, ये सेल इलोंगेटेड हुई। ये सेल इलोंगेटेड हुई और धीरे धीरे लिग्निन से इसने अपनी दोस्ती करना स्टार्ट कर दी। लिग्निन की दोस्ती धीरे धीरे इसके रंग चढ़ने लगा और इसका डिपोजिशन होने लगा किसका? लिग्निन का। और लिग्निन का डिपोजिशन जैसे जैसे अंदर की तरफ, सेल वॉल के अंदर की तरफ होता जा रहा है, सेल धीरे धीरे डेड होती जा रही है। प्रोटोप्लाज्म, मेम्ब्रेन खत्म, तो यह सेल एक दिन ऐसा भी आया कि इस दोस्ती की वजह से यह सेल डेड हो गई और साथ में इसकी जो लुमेन है वो भी धीरे धीरे नैरो हो गई, क्योंकि डिपोजिशन अंदर की तरफ हो रहा है। इलोंगेटेड हो गई, डेड हो गई, लुमेन नैरो हो गई। क्लियर बताया? और एंड कैसे हो गए? पॉइंटेड। इसके अंदर कहीं भी पोर प्रेजेंट नहीं है। इसके अंदर कहीं भी पोर प्रेजेंट नहीं है, मतलब ये कैसी है? इम्परपोरेट। एंड में भी पोर नहीं है, बाद में साइड में भी पोर नहीं है, कहीं भी पोर नहीं है, मतलब इम्परपोरेट। लेकिन कहीं कहीं पर तो
लिग्निन का डिपोजिशन नहीं हुआ है। कहीं कहीं पर तो लिग्निन का डिपोजिशन नहीं हुआ है। तो जहां लिग्निन का डिपोजिशन नहीं हुआ है वहां प्रेजेंट है क्या? पिट। यहां पर जो हमें पिट देखने को मिलेंगे वो पिट हमें देखने को मिलते हैं सिंपल पिट प्लस बॉर्डर पिट, लेकिन जनरली हमें बॉर्डर पिट देखने को मिलते हैं। इसलिए मैंने कैसा बनाया, गोला करके डॉट। क्लियर है? अब देखिए इधर, अब पहली बात तो मैं कुछ लाइनें समझा देता हूं एनसीईआरटी की। पहली बात तो प्रिमेटिव एलिमेंट है जाइलम का, क्योंकि ये टेरो जिम्नो में मिलता है, एंजियो में तो वेसल्स करती है। सेकंड, इसके अंदर इम्परफोरेट है। बताइए कितनी सेल से जनरेट हुई है? 1 सेल से। तो ट्रेकिड्स क्या है? यूनिसेलुलर है, डेड है, थिक है, लिग्निफाइड है, नैरो लुमेन है, इम्परफोरेट है, पिट प्रेजेंट है, एंड वॉल। कहीं भी ये एंड है, हर जगह एंड वॉल है। यूजली बॉर्डर पिट है, दोनों होते हैं, लेकिन यूजली कौन से होते हैं? बॉर्डर पिट होते हैं। इनर लेयर ऑफ सेल वॉल हैव द थिकनिंग विद द वेरी इन द फॉर्म। थिकनिंग कहीं ज्यादा होती है, कहीं कम होती है। बॉर्डर पिट का सबसे बेस्ट एग्जांपल है जिम्नोस्पर्म के ट्रैकिड्स। सबसे ज्यादा बॉर्डर पिट वहीं देखने को मिलते हैं, क्योंकि ट्रैकिड्स मेनली जिम्नोस्पर्म में ही होती है, मेनली वही काम करती है, मेनली काम करने का वही काम करती है। ये क्लियर है सारे पॉइंट? एनसीईआरटी के दोनों डायग्राम, ठीक है। यहां पर पिट है, लेकिन कुछ ट्रैकिड्स के अंदर लिग्निन का डिपोजिशन कैसे हो रहा है? रिंग फॉर्म में हो रहा है, एनुलर फॉर्म में हो रहा है। तो कैसे भी हो सकता है, लेकिन हमें तो याद रखना है बॉर्डर पिट मिलते हैं मेनली। चलिए, लगे हाथ बॉर्डर पिट की कुछ इंपॉर्टेंस बातें भी कर लेते हैं। ये ट्रैकिड्स, ये ट्रैकिड्स, ये ट्रैकिड्स, ऐसे दो ट्रैकिड्स, ऐसे बहुत सारे ट्रैकिड्स एक के बाद एक जुड़ते हुए आगे बढ़ेगी। यहां भी ट्रैकिड्स होगी, समझ पा रहे हो? यहां भी बॉर्डर पिट होगा, यहां भी सुबेरिन का डिपोजिशन होगा, टोरस बनेगा, यहां भी टोरस बनेगा। अब देखिए ये सिंपल एग्जांपल लिया हमने, ये देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये वाटर जा रहा है, वाटर आया कहीं से इधर बॉर्डर पिट के थ्रू, अब ये वाटर यहाँ चला गया ऊपर। अब ये जो टोरस है इसको बैलेंसिंग करने का काम, तुमने कभी पाइप देखा हो फिजिक्स में ऐसा कि ये जो बीच वाला है ना, ये ना वॉल की तरह काम करता है। अगर ये वाटर वापस आना चाहेगा ना, अगर ये वाटर वापस आना चाहेगा तो ये ऐसे है, टाइम लगेगा लेकिन समझने की कोशिश कीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन समझिए, नहीं तो तुम्हारे दिमाग में खलबली रहेगी। तुमने कभी ऐसा देखा हो, ये वाला पाइप ऐसे ऐसे लगा हुआ है। अब जैसे मान लीजिए पीछे वापस वाटर आना चाहता है, एक बार वाटर ऊपर चला गया, अगर पास पीछे वापस आना चाहिए, बैक फ्लो होना चाहिए, बैक फ्लो होना चाहता है, तो बैक फ्लो होते ही ये क्या करेगा, बैक फ्लो होते ही क्वेश्चन होगा और उसका साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस भी खत्म हो जाएगा, तो ये भी कैसा स्ट्रक्चर है, डेड स्ट्रक्चर है। लेकिन वो भी डेड था, ये भी डेड था, लेकिन वो यूनिसेलुलर था, ये मल्टी सेलुलर है। ये सिंसाइट का एग्जाम्पल है। इसके अंदर बॉर्डर पिट मेनली मिलते थे, यहाँ सिंपल पिट मिलते हैं। ट्रेकिड्स इम्परफोरेट थी, ये परफोरेट है, इसमें ये पोर है, ये पोर है, एडवांस है।
ठीक है, सेप मतलब जानते हो ना, एसेंट ऑफ सेप। ठीक है, मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म एंड फ्यू एंजियोस्पर्म में मिलती है। फ्यू एंजियोस्पर्म का नाम बता सकते हो तुम? फ्यू एंजियोस्पर्म के नाम बता सकते हो? एंजियोस्पर्म में तो मिलती है भाई, लेकिन फ्यू एंजियोस्पर्म बताओ जिनमें मिलती है। नीटल्स, बहुत बढ़िया। एडवांस जिम्नोस्पर्म, बहुत बढ़िया। ये मैंगो किसने लिखा है भाई? फ्यू जिम्नोस्पर्म के नाम बताने हैं। लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब स्ट्रक्चर होता है। बॉर्डर सेंट्रल लुमेन कैविटी, ब्रॉड सेंटर मतलब इसकी कैविटी लिग्निन के कंपेयर में ज्यादा है। परफोरेट एंड वॉल, परफोरेट प्लेट, सिंपल और मल्टीपल। डेड सिंसाइड, डेड सिंसाइड क्यों? सिंसाइड किसको बोलते हैं? जब मैनी सेल फ्यूज हो जाए। इधर देखिए बेटा, जो क्वेश्चन पूछ रहा था उसको समझिए। मैनी सेल्स अगर फ्यूज होके एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बना दे, उसको बोलते हैं क्या? सिंसाइड। और ये डेड क्यों बोला? क्योंकि जो बनने वाला स्ट्रक्चर है उसके अंदर सब कुछ खत्म हो चुका है। क्लियर है यहाँ तक? और समझिए ढंग से। ये हमने वेसल बनाई, वेसल में ये पोर है, सिंगल पोर भी हो सकता है और मल्टी पोर भी हो सकता है। ये वेसल है, ये सेकंड वेसल है। फिर ये वेसल्स है। बताइए ये वेसल आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है या नहीं है? डायरेक्ट है। क्यों कनेक्टेड है? क्योंकि पोर है। क्या पिट के थ्रू है? पोर के थ्रू, पोर के थ्रू। तो इन पोर से वाटर जाएगा, सीधा जाएगा, सीधा जाएगा। तो बताइए, पहली बात तो इनमें पोर प्रेजेंट है। सेकंड बात, इनकी जो लुमेन है या कैविटी है वो ब्रॉड है। तो बताइए, वेसल्स के अंदर वाटर कंडक्शन ज्यादा एफिशिएंसी से होगा या ट्रेकिट्स के अंदर? वेसल्स के अंदर। वेसल्स के अंदर एक पूरा पाइप बन गया है, पूरा एक पाइप बन गया है जिसके अंदर लीनियर वाटर कंडक्शन हो रहा है। तो ज्यादा अच्छी तरह से वाटर कंडक्शन किस में होगा? वेसल्स में या ट्रेकिट्स में? वेसल्स में, क्योंकि इसके अंदर पोर प्रेजेंट है और लुमेन भी ब्रॉड है। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ perforation plate, vessels are more efficient conduction of water minerals than the tracheids. क्या इस बात को तुम समझ पा रहे हो? क्या समझ में? अरे ट्रांसपिरेशन पूल लग रहा है ना कृतिका जिंदल बेटा, ट्रांसपिरेशन पूल थोड़ी छोड़ देगा इसको ऐसे ही। चलिए आगे चलिए, अब बात करते हैं ये डायग्राम की। इंपॉर्टेंट नहीं है, रटना मत, बस समझने की कोशिश करना। देखिए इसमें यहां पर देखते रहना, इधर देखिए, इसको देखिए, यहां पर लिग्निन का डिपोजिशन हुआ। तो लिग्निन का डिपोजिशन कैसा हो रहा है? रिंग फॉर्म में। कैसा हो रहा है? रिंग फॉर्म में, तो इसको बोलेंगे एंगुलर। लिग्निन का डिपोजिशन कैसा हो रहा है? स्पाइरल फॉर्म। लिग्निन का डिपोजिशन कैसे हो रहा है? ऐसे, एक के बाद एक के बाद एक, इसको बोलते हैं स्केलरी फॉर्म। क्लियर है? लिग्निन का डिपोजिशन हो रहा है, लेकिन एक नेटवर्क बन गया है। क्या बन गया है? नेटवर्क बन गया है, रेटिकुलेट। पूरी दीवार के अंदर लिग्निन का डिपोजिशन हो गया है। इसको समझने की कोशिश करना, स्टूडेंट इसमें झूला रहता है। पूरी वॉल में लिग्निन का डिपोजिशन हो गया है। यहां कहां कहां हुआ? यहां, 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 ऐसे हुआ। इसमें कहां कहां हुआ? यहां, 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 यहां। समझ पा रहे हो? इसमें कहां हुआ? पूरी वॉल में। और कहीं कहीं पर लिग्निन का डिपोजिशन नहीं हुआ, कहीं कहीं पर लिग्निन का डिपोजिशन नहीं हुआ। समझ पा रहे हो? यहाँ पर डॉट बना देता हूँ बीच में।
मुझे बताइए सबसे ज्यादा, अब बताइए इन दोनों में पिट प्रेजेंट है या नहीं है? लास्ट के दो देखिए, पिट है या नहीं है? है। एक में अंदर वाला डॉट वाला पिट है, तो ये बॉर्डर्ड पिट है, ये बॉर्डर्ड पिट है। और दूसरा वाला कौन सा है? सिंपल पिट है। अरे बात समझ पा रहे हो? मुझे बताइए सबसे ज्यादा लिग्निन का डिपोजिशन कहां हुआ है? पिटेड में, एनुलर में, स्पाइरल में, स्क्लेरोफोन में या रेटिकुलेट में? पिटेड में, पिटेड में, पिटेड में, पिटेड में। बिल्कुल सही, पिटेड। पिटेड में सबसे ज्यादा लिग्निन का डिपोजिशन पिटेड में हुआ है। किस में हुआ है बेटा? पिटेड में हुआ है। ये तो सब दिख ही रहा है। तो यहां समझने की कोशिश करना कि हम जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे लिग्निन का डिपोजिशन बढ़ता जा रहा है। तो देखिए एनुअल प्रोटोजाइलम में मिलेगा, एनुअल स्पाइरल, और लास्ट के दोनों मेटाजाइलम में मिलेंगे। बीच वाले का एंजियोस्पर्म याद नहीं करना, तुम तो याद रखना है प्रोटोजाइलम के अंदर एनुअल स्पाइरल और मेटाजाइलम के अंदर पिटेड। याद नहीं हो तो कोई बुरी बात भी नहीं। तो डिफरेंट टाइप की थिकनिंग मिल सकती है किसके अंदर? अलग अलग वेसल्स के अंदर, अलग अलग प्लेटलेट्स के अंदर। जाइलम में बात करें तो जाइलम फाइबर्स की, जाइलम फाइबर्स को वुड फाइबर्स बोलते हैं। ज्यादा कॉमर्शियल यूज नहीं होते, इनके अंदर इलास्टिसिटी इतनी नहीं होती। इनके अंदर ऑब्लिट, इसको समझिए बेटा, एनसीईआरटी वर्ड है ऑब्लिटरेट सेंट्रल लूमेन, इसको समझे। ये फाइबर्स है, जाइलम फाइबर्स है। जाइलम फाइबर्स के अंदर डिफोशन होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। डिफोशन होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। समझ पा रहे हो? तो लूमेन नैरो 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 हो रही है, और लूमेन इतनी नैरो हो गई कि बिल्कुल छोटा सा ऑब्लिटरेट, बिल्कुल छोटा सा ऑब्लिक हमें सिंबल सा दिखाई दे रहा है। ऑब्लिक जानते हो, तिरछा सा। तो ऑब्लिक मतलब तिरछा, ऑब्लिक सेंट्रल लूमेन हमें दिखाई देती है किनके अंदर? फाइबर्स के अंदर, जाइलम फाइबर्स के अंदर। समझ पा रहे हो? जाइलम सेकेंडरी जाइलम के अंदर मिलेंगे मोनली फाइबर्स, और जिम्नोस्पर्म के अंदर नहीं मिलते। तो जिनमें फाइबर्स नहीं मिलते उनमें हार्डनेस कम होती है, तो उनको सॉफ्ट वुड बोला करते हैं। बात की बात है। पेरेनकाइमा, जाइलम के अंदर सिर्फ पेरेनकाइमा, जाइलम पेरेनकाइमा ही लिविंग है, बाकी सारे स्ट्रक्चर डेड है। कौन कौन से? वेसल्स, ट्रैकिड्स, फाइबर्स, तीनों डेड है, सिर्फ लिविंग कौन सा है? पेरेनकाइमा। तो तुमसे जनरली पूछा जाए, बताइए जाइलम में मोस्टली लिविंग पार्ट ज्यादा है या डेड पार्ट ज्यादा है? डेड पार्ट ज्यादा है। इसलिए जाइलम ज्यादा दिनों तक वर्क कर पाता है कंपेयर टू फ्लोएम के, क्योंकि इसके अंदर डेड पार्ट ज्यादा है। डेड पार्ट डेड नहीं होगा और लिविंग पार्ट डेड हो जाएगा। तो जिस दिन लिविंग पार्ट डेड हो जाएगा वो काम नहीं करेगा, लेकिन जाइलम तो काम ही कब करता है? मरने के बाद या जिंदा रहने के बाद? मरने के बाद। अरे बात समझ पा रहे हो? अभी तो देखिए जाइलम पेरेनकाइमा, जाइलम पेरेनकाइमा लिविंग सेल है, पेरेनकाइमेटस सेल है। इसका काम है रेडियल कंडक्शन करना। रेडियल कंडक्शन कैसे? मान लीजिए स्टेम है और वाटर लेके जा रहा है जाइलम ऊपर, लेकिन स्टेम को साइड में भी तो वाटर चाहिए। तो साइड में वाटर चाहिए, तो साइड में वाटर कंडक्शन करने का काम कौन करेगा? पेरेनकाइमा। और पेरेनकाइमा जो स्टेक से बनाते हैं उसको रे पेरेनकाइमा बोलते हैं। ठीक है, और ये रेडियल कंडक्शन करने का काम करते हैं। जाइलम का वो पार्ट जो कंडक्शन करता है उसको हम बोलते हैं हेड्रोम। क्या बोलते हैं? हेड्रोम। तो जाइलम में जो कंडक्शन करने का काम करता है जाइलम कंटेंट में, उनको हेड्रोम बोलते हैं। अब जाइलम के अंदर कौन मेनली कंडक्शन करेगा? ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। तो हेड्रोम के अंदर जनरली जाइलम आएगा, और जाइलम के अंदर कौन आएगा? ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। हाइड्रो मतलब वाटर के लिए है। ऐसा स्ट्रक्चर जो वाटर का कंडक्शन कर रहा है वो जाइलम है, और जाइलम में मेनली कौन? ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। क्लियर बताया था? पेरेनकाइमा का काम तो स्टोरेज है ही सही। यहां तक किसी को डाउट है? यहां तक किसी को डाउट है बेटा?
चले? ये रहने दे आज। चलिए आज के लिए इतना ही, टाइम भी हो गया, क्या करेंगे।